हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी हिंदी की क्लास स्पेशली फॉर यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये हम जो टेस्ट सीरीज़ लेके आते हैं, ये रोज़ रात्रि 8 बजे हमारी हिंदी की क्लास आती है उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए। इसमें हम बेहतरीन 37 प्रश्न हिंदी के लेके आते हैं। तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हिंदी के प्रश्नों का अभ्यास करिए। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, घटना चक्र सीरीज के प्रश्न हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं। आप भी इनका अभ्यास करिए। तो आइए बिना समय जाया करते हुए हम लोग आज का मॉडल पेपर आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? रमेश कुंतल मेघ को। रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी रचना कौन थी? इन्हें दिया गया विश्वमिथिक सरित सागर के लिए। इनकी रचना थी विश्वमिथिक सरित सागर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अच्छा, गद्यांश दे दिया इन्होंने। अब की बार गद्यांश बिल्कुल आरंभ में ही समझो। नीचे दिए गए, मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि गद्यांश पढ़ने में बोरिंग होता है। हम जब अभ्यास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कौन करे, गद्यांश तो आसान है, गद्यांश एग्जाम के 2-4 दिन पहले पढ़ लेंगे। लेकिन ये गलतफहमी है। गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी आपको स्पेशल एडवाइस है, मेरी आपको विशेष सलाह है कि आप गद्यांश को पेपर के समय के लिए ना छोड़िए। हिंदी के अभ्यास के साथ साथ इसका भी अभ्यास करिए। उन 37 प्रश्नों में गद्यांश को भी शामिल करके अभ्यास करिए। ठीक है, बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। आदत डालिए गद्यांश की। नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 115 से 119 प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्प गद्यांश को पढ़ना है। पढ़िए। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बच सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल की बात हो रही है, यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसा का दखल बढ़ा है। वर्ष 2008 में बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने यह साबित कर दिया कि खेलों को अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है। खेलों की अपनी अलग अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनी के बजट पर असर डालेंगी। इस बात में किसी भी संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने
खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया। बहरहाल इस बार बीजिंग ओलंपिक के 12 प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 ईस्वी में ही दिया। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजक में कोको कोला भी थी, जो वर्ष 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की आमदनी 1866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। आइए गद्दान से संबंधित प्रश्न करते हैं। आपको प्रश्न समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो पीछे करके गद्दांश को देख लेना। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? तो ये किसकी चपेट में आ गई? व्यवसायीकरण की चपेट में। गद्दांश के अनुसार इसका आंसर सही होगा सी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? उद्योग से। इसे खेल को एक उद्योग के रूप में, एक बिजनेस के रूप में लॉन्च किया गया, इसलिए इसे बढ़ावा मिला है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला गद्दान से संबंधित प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बाजार का खेल, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? किस पर दिखाई दे रहा है? बताइए। ये बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव किस पर दिखाई? आम लोगों पर खेलों का असर पड़ रहा है। गद्दांश में बताया गया था आम लोगों पर, जो बिल्कुल सही बात है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि हमने गद्दांश पढ़ाया है और डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में दिक्कत हो तो फिर से वीडियो में पीछे जाइए, गद्दांश को फिर देखिए, फिर क्वेश्चन को ढूंढिए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं यदि फिर से जाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, आपको असुविधा होगी। विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो किसकी में हुआ है इजाफा? लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है, लोगों की आमदनी में। हमारा अगला प्रश्न है, हमें लग रहा है गद्दांश से यहीं तक प्रश्न थे। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। ये गद्दांश से संबंधित प्रश्न समाप्त हुए, अब इतने बचे हैं। चलो आइए देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैं एक बात और आपको बता दूं, प्रश्न को बड़ा आराम से पढ़ा करिए। जल्दबाजी में पढ़ भी लेते हैं, समझ भी नहीं आता, फिर दोबारा से पढ़ते हैं। तो दोबारा जितना 2 बार पढ़ के टाइम बर्बाद करते हैं, इससे बेहतर है कि आप एक ही बार में अच्छे से पढ़ो, प्रश्न और जवाब दो। तो बहुत आराम से प्रश्न पढ़ा करो। जितनी आराम से प्रश्न पढ़ोगे, जवाब उतना खूबसूरती के साथ दोगे, उतना सटीक और एक्यूरेट आपका आंसर होगा। तो विकल्प बताना, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, कौन सा अलंकार है? बताइए। तो एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में 4 रेखांकित शब्द का अव्यय भेद बताओ। अव्यय बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो आज दिन भर वर्षा हुई, दिन भर ये कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय। बताइए कौन सा अव्यय है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो ये कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषणवाची अव्यय,
क्रिया विशेषणवाची अव्यय भी 4 प्रकार का होता है, तो उसी का एक भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषणवाची अव्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध रूप का सबसे अच्छा वाक्य, ये अशुद्ध वाक्य है। आप नानी के घर जाओ, तो इसको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, इन 4 में ढूंढना है। तो आप नानी के घर जाइए, ये हो सकता है शुद्ध, चेक करेंगे। आप नानी घर जाओ, ये तो गलत है। आप नानी के घर जाना है, ये भी गलत है। आप नानी के घर जाओ, ये भी। कौन सा सही है? आंसर ए, आप नानी के घर जाइए। आप नानी के घर जाइए। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बताइए एक छंद में कितने चरण होते हैं? अगला प्रश्न बताइए, एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। एक छंद में 4 चरण होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करें। मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प। मुहावरा पूछा गया, कीदड़ भभकी, इसका क्या अर्थ होगा? कीदड़ भभकी क्या अर्थ होगा? बोलिए, कीदड़ भभकी। तो इसका आंसर होगा कोरी धमकी। कोरी धमकी मतलब कोई आपको धमका रहा है और वो आपका कुछ कर नहीं पा रहा है, वो आपका बाल बांका भी नहीं कर पा रहा, तो उसे कहें कोरी धमकी, ऐसे ही दिखावे की धमकी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? बेहतरीन प्रश्न है, स्रा धातु से, स्रा धातु से। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित वाला विकल्प है। हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया, कर्मवाचक। हाथी के द्वारा केला खाया गया, 126। ये जो प्रश्न नंबर है हमारे इसमें, इसका आंसर होगा हाथी के द्वारा केला खाया गया। हाथी ने केला खाया कर्मवाचक में कैसे बनेगा? हाथी के द्वारा केला खाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न देख लो, निम्न में किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? आधा रुकना है, तो इसका है अर्ध विराम। ये चिन्ह है, इसका नाम है अर्ध विराम और इसका काम होता है आधा रुकना। अर्ध मीन्स आधा, विराम मीन्स रुकना, आधा रुकना, अर्ध विराम। ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, संबोधन भी कहते हैं। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही समास वाला दशानन का दशानन का समास विग्रह बताइए। दशानन का समास विग्रह तो क्या होगा? 10 हैं आनन जिसके, कहाँ है? 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। पूछा जाए कौन सा समास है दशानन में, तो बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा है। अच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहेंगे? किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे अनिवार्य कहेंगे। भैया अनिवार्य है, इसे तो करना ही करना है, अनिवार्य, जिसे किसी भी स्थिति में ना टाला जा सके। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न कहता है 4 निर्देश जिनमें से एक शब्द कुछ अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ बता, अनेकार्थी बताना है। अरुण, अरुण किसका अर्थ होता है? अरुण, तो अरुण होता है किसका? सबको पता है ये सूर्य का अनेकार्थी है, सूर्य को अरुण भी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्तियां पहचानिए। कारक कितने भेद होते हैं? 8। तो कौन कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में, पर। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? में और पर। अधिकरण की ये विभक्तियां हैं। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है तो मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, पर अति उत्तम पुरुष नहीं है। अति उत्तम पुरुष नहीं है। पुरुषवाचक के 3 भेद, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आंसर सही होगा सी। आंसर क्या सही होगा? सी। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, बताइए क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हो गई है तो कौन सा काल कहलाएगा? क्रिया भूतकाल से समाप्त शुरू होकर अभी अभी समाप्त हो गई है, कौन सा काल कहलाएगा? ये आसन्न भूत कहलाएगा। ये आसन्न भूत कहलाएगा, आसन्न भूत। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि वाक्य रचना के आधार पर उसका भेद बताइए। किसका? वाक्य संरचना के आधार पे। अनु ने देखकर निबंध लिखा। हमने आपको बताया एक काम समाप्त होते ही दूसरा काम आरंभ हो जाए तो कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका स्त्रीलिंग होगा प्रबंधकर्ती। प्रबंधकर्ती। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही बहुवचन शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनना है। नेता का बहुवचन क्या होता है? नेता का बहुवचन क्या होता है? तो नेता का बहुवचन, नेते मत कर देना, नेता का बहुवचन हमेशा नेता होता है। नेता का बहुवचन क्या होता है? नेता। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए शब्दों का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनें। बहुवचन, ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुएं, ऋतुएं। तो कौन सा बहुवचन सही है? ऋतु का, ए वाला। ऋतुएं होती हैं, ऋतु का ऋतुएं। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा ए, ऋतुएं। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, स्वर रहित व्यंजन पर जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो ये क्या कहलाता है? ये संयुक्ताक्षर कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो ये संयुक्ताक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। आइए आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका मतलब नाक से बोला जाता है? तो ड़ा। ये 5 होते हैं, यंगडनम। तो ड़ा नाक से बोला जाता है। आइए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है,
निम्न वाक्य में विशेषण की किस अवस्था से है? निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? और ये वाक्य पूरा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। यह है करेला कड़वा है, ये लिखा है कड़वा। तो यह करेला कड़वा है विशेषण की कौन सी अवस्था? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूल अवस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। तो कौन सी अवस्था है विशेषण की ये? तो विशेषण की ये मूला अवस्था है, मूला अवस्था। विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूला। आइए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तुलसीदास जी ने जो महाकाव्य लिखा है उसका नाम क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस, रामचरितमानस। आइए आगे बढ़ते हैं। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि किसने लिखा है? रंगभूमि लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी जयशंकर प्रसाद जी के लिए प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बताइए कौन सी रचना है? इनकी रचना है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत प्रसिद्ध है। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, बताइए संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। धर्मात्मा का संधि विच्छेद है तो धर्म प्लस आत्मा। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? धर्म प्लस आत्मा। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? 4 विकल्प दिए गए, सही समान अर्थ वाला बताइए। कौशल, कौशल का अर्थ क्या होता है? दक्षता, निपुण। कौशल का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या है? दक्षता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अब प्रश्नों की संख्या 5 और बची है, बस आज का मॉडल पेपर समाप्त होगा। 5 प्रश्न और बचे हैं, हम ये 5 प्रश्न करवा देते हैं। खाली स्थान भरना। अवगुण शब्दों में उपसर्ग है। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में। अपगुण में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अब उपसर्ग है, अब। अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? अब। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, सही तद्भव रूप क्या है? ग्राम का, ग्राम का तद्भव होता है गांव। ग्राम का तद्भव क्या होता है? गांव। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए, चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। कौन सा विकल्प है जो प्रत्यय से नहीं बना? तो सही जल्दी से जवाब दीजिएगा, कौन सा विकल्प जो प्रत्यय से? प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। तो इसमें भी प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय है, इसमें भी। सफल में कोई प्रत्यय नहीं है, आंसर सही होगा डी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद करनी है। सूक्ति की संधि विच्छेद, सूक्ति की संधि विच्छेद क्या होगी? सु प्लस उक्ति, सुधन उक्ति। इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज के मॉडल पेपर का आखिरी सवाल है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। विपरीत अर्थ वाला विलोम शब्द बताना है। बंधन का विलोम क्या होगा? बंधन का विलोम होता है मुक्त। बंधन का विलोम क्या होता है? मुक्त। तो आज का हमारा मॉडल पेपर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी टाइप करिए कि 37 में से कितने प्रश्न आपके ठीक हुए हैं। इसी तरह हम रोज़ रात्रि 8 बजे अपनी इस हिंदी की मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज़ को जारी रखेंगे। आप भी आइए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपना आने वाले अपने एग्ज़ाम को बेहतर करिए। हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों के साथ घटना चक्र की ये सीरीज़ है। मैं घटना चक्र की बुक से आपको क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप इनको हल करिए। तो मिलते हैं कल
इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।